सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ को और एंड किंग इन दोनों को वांग फैमिली का जो एंसेस्टर है वो ट्रैप कर लेता है। बेसिकली वो यहाँ पे शी हाओ को मार के उसके अंदर मौजूद वो जो इमॉर्टल स्क्रप्चर है उसे ऑब्टेन करना चाहता था। लेकिन जब ये लोग वो शी हाओ को मारने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ग्रैंड एल्डर को ये बात पता चल जाती है और वो आते जाते यहाँ पे सबसे पहले वांग फैमिली के एंसेस्टर को ठिकाने लगाता है और फिर वो शी हाओ को लेकर निकल पड़ते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पर की पूरी वांग फैमिली लोकेटेड थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि आते साथ ही ग्रैंड एल्डर ने सबकी अकल ठिकाने लगा दी थी और उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े दिग्गज थे वो मैदान में उतर जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर शी हाओ के सामने मौजूद थे और यहाँ इनके सामने वांग फैमिली के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो लोग आ चुके थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग फैमिली का जो एल्डेस्ट सन है जिसका नाम वांग दा है वो आ जाता है और यहाँ पे उसके पीछे उसकी पूरी की पूरी ड्रैगन आर्मी थी। और यहाँ पे वो ग्रैंड एल्डर से कहने लगता है कि आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि ये लोग कौन है, लेकिन आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर तबाही मचाने की। मुझे लगा नहीं था कि एल्डर मैंग त्यानजिंग आप खुद यहाँ पे चल के आओगे। ये कहते साथ ही वो अपने अज़ोर ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे उन्हें एक्टिवेट करते साथ ही वो सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ ये अटैक चल देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जो पर्पल कलर की लाइटनिंग के साथ अज़ोर ड्रैगन की पावर सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ बढ़ती है, लेकिन ग्रैंड एल्डर अपनी शील्ड से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड किंग जो कि शी हाओ के कंधे पे मौजूद था वो यहाँ इस अटैक को देखकर ही कहने लगता है कि ये अटैक कोई आम अटैक नहीं था। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता ना तो इस अटैक के इम्पैक्ट से उसकी प्रीमोर्टाइल स्पिरिट भी नहीं बच पाती। यहाँ पे तभी हम वांग फैमिली के सेकंड सन को देखते हैं जो कि यहाँ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैंग त्यानजिंग, मैं जानता हूँ कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में जो भी रिस्पेक्ट था वो खत्म हो चुका है। तुमने आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी वांग फैमिली पर हमला करने की। ये कहते साथ ही मार्शल वॉरियर ऑफ द 9 हेवन सेक्ट नाम की एक टेक्निक का यूज करता है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। और अगले ही पल वांग एयर की इस अटैक से हम देखते हैं कि आसपास के प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो अपने अटैक को अपने हाथों में प्रिपेयर करके खड़ा हो जाता है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर कहते कि वांग एयर, तुम्हारा ये अटैक ना कोई मामूली अटैक नहीं है और तुम किस हद तक केपेबल हो ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी ये मचाल कि तुम यहाँ मुझे चैलेंज कर रहे हो, हाँ मेरी पावर्स और मेरी लिमिट्स को तुम यहाँ ट्राई करना चाहते हो। हाँ, यहाँ पे उसकी बातों को सुन के दोनों भाई और ज्यादा एरोगेंट बन जाते हैं। यहाँ पर जो एल्डेस्ट सन है वांग फैमिली का वो कहने लगता है कि भले ही आप कितने मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आपका एक जमाना था जो कि अब जा चुका है। आपने यहाँ पे आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और तो और आपने मेरी वांग फैमिली को ऑफेंड किया है। आखिर मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं तो खुद काफी अरसे से आपसे फाइट करना चाहता था और आज आप खुद मेरे दरवाजे पे चल के आ गए हो। ये कहते साथ ही वो अपने ड्रैगन को सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर ग्रैंड एल्डर भी चुप नहीं बैठते, वो इमीडिएटली उस पर एक थंडर अटैक करते हैं जिससे वो ड्रैगन तो डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एल्डेस्ट सन है वो उन पे अटैक करता है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर भी अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हैं और उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं। पर वो इस इम्पैक्ट से भी बचकर सीधा एक पंच अटैक ग्रैंड एल्डर की तरफ थ्रो करता है। अब यहाँ पे ये देखकर ग्रैंड एल्डर की सटक जाती है, वो उस पर इतना जोरदार अटैक करता है कि ये काफी दूर जा गिरता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। वो वापस से ग्रैंड एल्डर की तरफ अटैक को आता है और यहाँ पे अपनी थंडर एनर्जी को गैदर करते हुए उनकी तरफ एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर ग्रैंड एल्डर की डिवाइन आईज ओपन होती है। यहाँ पे वो अपने हाथों में इतनी मिस्टीरियस सी और टेरिफाइंग एनर्जी को गैदर करते हैं कि यहाँ पे सेकंड्स में उसके अटैक को वो ब्लॉक कर लेते हैं। और ये नजारा देखकर जो एल्डेस्ट सन था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि यार इतनी ताकत मेरी सुप्रीम टेक्निक के आगे भी ये खड़े रह गए। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की बारी थी, वो यहाँ अपनी पावर की बजाय एल्डेस्ट सन की पावर का ही यूज करता है और रिवर्स उस पे यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पे एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आसपास के प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। शी हाओ भी देख के हैरान था, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डेस्ट सन इससे भी सर्वाइव कर जाता है। वो यहाँ पे एक प्लैनेटरी लेवल के अटैक को प्रिपेयर करता है। इस दौरान उसकी नजर शी हाओ पे जाती है तो वो अपना टारगेट उसे चुनता है। यहाँ पे उस बड़े से प्लेनेट को अपने ड्रैगन के साथ वो सीधा शी हाओ की तरफ थ्रो करता है। ये देखकर जो ग्रैंड एल्डर है उनकी सटक जाती कि तेरी इतनी हिम्मत तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल को प्रोवोक करे। हाँ, सबसे पहले तो वो उस ड्रैगन को ठिकाने लगाता है, फिर अपनी डिवाइन बॉडी को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं और भाई उसका फॉर्म इतना बड़ा होता है कि अगले ही पल वो घुमा के एक थप्पड़ सीधा वांग फैमिली के एल्डेस्ट सन पे जड़ देता है। जो थप्पड़ की आवाज आती है ना, सुन के मजा आ जाता है। यहाँ पे अगले ही पल इसकी अकल ठिकाने लग चुकी थी। अपने गाल पे हाथ रख के कहने लगता है कि
ठीक है, इस लड़की की वजह से आपने मुझे प्रोवोक किया, हाँ, तो इसे जरा ठीक से रखना। कि तभी हम वैंग फैमिली के सेकंड सन को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि भले ही तुम कितने मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन हमारे भी भाइयों की तादाद 9 है, तो हम 9 मिलकर तुम्हें ठिकाने लगा सकते हैं। ये कहते साथ ही सभी लोग अपने ड्रैगन्स को यहाँ पे समन करते हैं और एक पावरफुल मिस्ट अटैक सीधा यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की तरफ ये लोग कर देते हैं। ग्रैंड एल्डर को भी किसी की परवाह नहीं थी, वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके इनके अटैक्स को पूरी तरीके से नाकाम कर देता है। गोल्डन कलर की एनर्जी इनकी बॉडी से रिवील होती है और जिसमें एक लॉ था, यानी कि पावर ऑफ लॉ, जो कि इनकी वॉइस से भी नजर आ रही थी। और वो कहने लगते हैं कि तुम लोग हमेशा हमेशा गलत का ही साथ देते हो, लेकिन आज मैं तुम लोगों को ठिकाने लगा के रहूंगा। कि तभी यहाँ पर एक ब्लू कलर की रोशनी तेजी से इमिट होती है, जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और यहाँ सभी लोगों को रुकने का ऑर्डर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जो वैंग फैमिली के वैंग चैंगसन है, उनकी आवाज होती है। और यहाँ पे वो सभी से कहने लगते हैं कि वैंग तेनजिंग, तुम्हें मुझसे ही मिलना था, तो इतनी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे वो सभी से कहने लगते हैं कि उसे अंदर आने दो। अब यहाँ पे शी-हो और एंड किंग कहने लगते हैं कि इसकी आवाज में ही कितना ज्यादा प्रेशर है। अब ये लोग जब अंदर जाते हैं तो एंड किंग कहता है कि यार क्या हमारा सच में अंदर जाना जरूरी है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर ये भी समझ चुके थे कि जो वांग चैंगशेंग है ये कभी सेकुलेशन में गया ही नहीं था। यहाँ पर जैसे शी-हो और ग्रैंड एल्डर एंटर करते हैं तो वो पाते हैं कि इमॉर्टल एरा की जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ अभी भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं और जिन्हें की अब तक छुआ तक नहीं गया। ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि हाँ, इमॉर्टल दाव पैटर्न से इन्हें, या फिर मैं ये कहूँ कि इनके स्ट्रक्चर को इनग्रेव्ड किया गया है। ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं। वो जो माउंटेन और जो तुम पैलेस को देख रहे हो ये असल में फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं और ये सारी ताकत मिलकर यहाँ पर एक ऐसे फॉर्मेशन को बनाती है जिसके चलते यहाँ पर ये लोग सुख शांति के साथ रह पा रहे हैं। किसी आउटसाइडर के लिए इस फॉर्मेशन के चलते ना यहाँ पे इन्वेड कर पाना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ यहाँ पे वो बताते हैं कि जितने भी प्रीमोर्डियल बीस्ट हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं वो भी यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे। साथ ही हम यहाँ पर एक एंशिएंट एप को देखते हैं जो कि प्रीमोर्डियल अर्थ बॉर्न बीइंग में से एक है। ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि यहाँ पर ये जो बीस्ट तुम देख रहे हो ना, ये असल में यहाँ के पालतू की तरह है जो कि यहाँ पे गार्ड डॉग की पोजीशन में काम करते हैं। तो अब जरा अंदाजा लगाओ जिनका डिफेंस इतना तगड़ा हो, यहाँ पे अंदर कितना पावरफुल इंसान मौजूद होगा। पर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि आखिर ये सारी चीजें ये अब मुझे क्यों दिखा रहे हैं, क्या वो अपनी ताकत का नमूना मुझे दिखाना चाहते हैं। अब शी-हो ग्रैंड एल्डर से कहने लगते हैं कि फिर तो देखने से ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग दुश्मन के इलाके में ट्रैप हो गए हैं, क्या आपको इस बात की फिक्र नहीं। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि अब जबकि अंदर आ ही चुके हैं तो चलो देखते हैं कि बात करके कौन सा हल निकलता है, वरना हमें तो दूसरा रास्ता पता ही है। इसी के साथ ये लोग एंटर हो जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े ड्रैगन्स के साथ साथ बहुत बड़े बड़े बीस्ट इनके स्वागत के लिए खड़े थे। साथ ही यहाँ पर जो वांग फैमिली के 8 बच्चे थे वो भी इनके रास्ते में खड़े थे। तभी यहाँ पर एंड किंग मजाक करता है कि सोचो अगर पहले वाले लड़के को वांग द फर्स्ट कहते हैं तो फिर 8वें को क्या कहा जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 9 बंदे खड़े थे ये लोग बहुत बुरी तरीके से इन्हें घूरे जा रहे थे और शी-हो कहने लगता है कि ये लोग ऐसे हैं कि जैसे 9 के 9 ड्रैगन्स मेरे सामने खड़े हों। जितने ज्यादा यंगर वर्जन की तरफ मैं जाऊँ उतना ही खतरनाक इनका पावर और भी है। यहाँ पे वो जब 9वें सन की तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है तो यहाँ पर उसका चेहरा मिस वैंगशी से काफी ज्यादा सिमिलर था। वो उसे देखकर कहने भी लगता है कि इसके ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसी दौरान इनमें से एक भाई इनका कहने लगता है कि एल्डर मिंग, माना आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आपकी ताकत को भी एडमायर किया जाना चाहिए, लेकिन आपका वक्त जा चुका है। अब ये जमाना नए ओवरलॉर्ड्स की है। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे इनकी बकवास सुनकर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि वांग चैंगशेन, आखिर तुम कब तक छुपे रहोगे, मैं इनकी बकवास सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात कहना ही था कि तभी यहाँ पे तेज रोशनी इमिट होती है जिसके चलते शी-हो अपना चेहरा भी छिपा लेता है क्योंकि बहुत ही पावरफुल इसका इम्पैक्ट था। और यहाँ वांग चैंगशेन कहने लगता है कि अगर यहाँ पर मेंग त्यानसेन खुद से आता ना तो मैं खुद को रिवील करता, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी बस एक स्प्लिट बॉडी के साथ आए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एटलीस्ट अपनी ट्रू बॉडी के साथ यहाँ पर आना चाहिए था अगर तुम मुझे देखना चाहते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैंग फैमिली के ये जो 9 सन्स है इन्हें जब पता चलता है ना कि ये बस एक स्प्लिट बॉडी है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। कि तभी यहाँ पर वांग चैंगशेन की ट्रू बॉडी भी आ जाती है जो कि कहने लगता है कि इतने टाइम बाद पुराने दोस्त से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। वांग चैंगशेन काफी ज्यादा यंग होता है। ये देखकर शी-हो भी हैरान था और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा यंग है। एंड किंग कहता है कि वही तो, देख के कोई कहेगा नहीं कि ये 9 बेटों का बाप है। अब यहाँ भी उसे इतना यंग देखकर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड के साथ तुम रिवर्स एजिंग कर रहे हो ना तो आने वाले 1 मिलियन ईयर में तुम एक बच्चे में बदल जाओगे। वांग चैंगशेन कहता है कि मैं क्या करूँ, लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा थका लिया है, इसी वजह से तुम इतना ज्यादा एजिंग कर गए हो। लेकिन मेरी बात अलग है, मेरी जिंदगी में लाइफ एंड डेथ वाली क्राइसिस कभी आई नहीं कि मुझे अपनी ट्रू पावर का यूज करना पड़े या अपनी कल्टीवेशन को बर्न करके या अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करके मुझे खुद को बचाना पड़े। इसी के साथ ही ये लोग बातचीत करने लगते हैं और यहाँ पे जो वांग चैंगशेन है वो बता
बताने लगता है कि बहुत ही जल्द एक ऐसा वक्त आने वाला है इमॉर्टल एसेंस पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा। यहाँ तक कि इतना कठिन हो जाएगा ना वो वक्त कि जो मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं उन्हें भी 10,000 वर्ल्ड में जीने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। तब एक सिंगल पेयरलेस जीनियस को रेस करने के लिए हमें लाखों सालों की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें बर्न करना होगा। जो कमजोर होंगे उनके लिए उस रियलम तक सोचने का वक्त तक नहीं होगा। वो लोग पूरी जिंदगी भी लगा लें तो भी उस रियलम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और सोचो अगर मैं उस एरा में जन्मा होता तो शायद मैं पूरी तरीके से मिट चुका होता और शायद मैं मजबूर हो जाता अपनी ट्रू सेकंड लाइफ को अचीव करने के लिए। और वाकई में अगर ऐसा हो तो आज मैं जिस मुकाम में हूँ मैं शायद कभी पहुंच ही ना पाऊँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइमेटीज जो कि फ्यूचर में हमारा सामना करेगी वो बहुत बड़ी है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने एक सिंगल लड़के के लिए मेरी इस वैंग फैमिली पे आ गई, चढ़ाई कर दी और मेरे खिलाफ खड़े हो गए। हाँ, ये कहते साथ ही वो अपने ड्रैगन फॉर्म को भी एक्टिवेट करता है। ग्रैंड एल्डर कहता है कि पूरी दुनिया जानती है कि ये मेरा इकलौता आखिरी डिसाइपल है, यानी कि मेरा डिसेंडेंट के तौर पर तुम इसे समझ सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम्हारे ये 9 बच्चे तुम्हें प्रिय हैं, वैसे ही बिल्कुल ये भी। तो मुझे बताओ, अगर पूरे दुनिया को ये बात पता हो लेकिन फिर भी कोई तुम्हारे इन 9 ड्रैगन्स को हर्ट करने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे। इसी के साथ दोनों अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हैं। दोनों की ऑरा आपस में क्लैश करती है और यहाँ पे शियो इनकी बातों को सुनकर कहता है कि अगर मैं फ्यूचर में कभी भी और ज्यादा ऊंचाई को अचीव करता हूँ ना तो मैं ग्रैंड एल्डर की इस इच्छा को फॉलो करता रहूंगा कि हमारे इस लैंड को फॉर्जन एनिमी से बचा के रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैंग चैंगशेंग है वो अपने बाकी के बेटों को भी काम में लगा देता है, जो कि यहाँ पे शिहो और ग्रैंड एल्डर इन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूं, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे जवाब मांगो। अब ये सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर 10 रियलम डायग्राम को एक्टिवेट करते हैं और कहने लगते हैं कि अब जबकि तुम जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है, फिर अब हमारी ताकत यहाँ पे बात करेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पावर के इम्पैक्ट से ही इसके 9 बेटे जो थे वो इमीडिएटली इंजर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ा बेटा था वो कहने लगता है कि फादर मुझे अलाउ कीजिए, मैं इसके साथ डुअल करना चाहता हूँ। जिसपे फैंग चैंगशेंग उसे बताता है कि अपनी हैसियत देख के बात किया करो, तुम्हारा बाप इससे लड़ चुका है लेकिन हमेशा ड्रॉ रहा है और तुम लड़ना चाहते हो। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने बच्चों से कहता है कि इस बार मैं हार नहीं सकता। तो वो सभी से कहता है कि हमारी फॉर्मेशन और एंसेस्ट्रल वेपन को रेडी कर लो, बाप बेटे मिल के इस पे हमला करेंगे। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपने एंसेस्ट्रल वेपन जिसका नाम अज़ोर ड्रैगन स्पेयर है उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब इन दोनों के पास यहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं। इसी के साथ इसकी आंखों में फुल क्लियर इंटेंट भी होता है, जिसे देख कर शिहो कहने लगता है ये कितनी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। और फिर वो मिस वैंगशी को याद करते हुए कहता है कि जो पैसिफाइंग क्योटिक आर्ट टेक्निक है वो असल में सुप्रीम स्वॉर्ड दाव है, आखिर इनका एंसेस्ट्रल वेपन एक हालबर्ड कैसे हो सकता है। ऐसे दौरान यहाँ पे वैंग फैमिली के जितने भी बच्चे थे यानी कि वही 9 ड्रैगन्स, वो सभी आपस में अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए कहते हैं कि चाहे जो हो जाए हमारी वैंग फैमिली की जो डिग्निटी है ये कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, हमें हर हाल में इसे हराना ही होगा और अपने फादर का साथ देना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की पावर्स आपस में कंबाइन होकर एक पावरफुल एनर्जी को रिलीज करती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और यहाँ पे एक फॉर्मेशन का शेप लेने लगती है। ये देखकर ग्रैंड एल्डर भी अपने उसी 10 डायग्राम वाले स्क्रोल की पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उसका सामना 9 हॉर्न मैजिक फॉर्मेशन से हो जाता है। यहाँ पे वांग चैंगशेंग भी अपनी स्पेयर को सीधा उसकी तरफ दे मारता है। अब यहाँ पे 10 लोगों को एक के अगेंस्ट देखकर एंड किंग को गुस्सा आता है, पर तभी ग्रैंड एल्डर भी किसी से कम नहीं थे। वो उस अटैक को अपनी तरफ आगे आता हुआ देखकर इमॉर्टल किंग की जो क्रॉप्स रैपिंग क्लॉथ था उसे एक्टिवेट करते हैं और यहाँ इसके अंदर इमॉर्टल किंग के ट्रू एसेंस का ब्लड भी मिला हुआ था। यहाँ पे इस बैनर को देखते साथ ही जो वैंग चैंगशेंग है वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक था और वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि शू फैमिली ने अपना इतना पावरफुल ट्रेजर तुम्हें दे दिया। क्या उन्हें डर नहीं कि अगर वो इतना पावरफुल ट्रेजर किसी को दे देंगे तो कोई इस मौके का फायदा उठाकर उन पे अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बैनर की ताकत से ना तो ये जो 9 बच्चे थे ये बिल्कुल हवा में मच्छरों की तरह जमीन पे जा गिरते हैं। ग्रैंड एल्डर इस बैनर की खासियत यहाँ पे शिहो को बताने लगते हैं कि इमॉर्टल एंशिएंट एरा में एक बार एक बंदा था जिसने कि इस बैनर का यूज किया था और इस बैटल बैनर के चलते उन्होंने काउंटलेस जीनियस को फॉर्जन रियलम के अगेंस्ट उस बैटल में लीड किया था। यहाँ तक कि जब बैटल खत्म हुआ तो 2 इमॉर्टल किंग की बॉडी इसमें लिपट कर वापस आई थी। अब हम वैंग फैमिली के पैट्रिया को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि एक मामूली से कपड़े के बारे में इतना ज्यादा खास बात क्या है। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पर किलिंग इंटेंट के साथ उसे देखते हुए कहने लगता है कि वाकई में तुमने इस सवाल के साथ साबित कर दिया कि जो वैंग फैमिली है उसे फॉर्जन रियलम के साथ होने वाली इस बैटल में कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ तक कि तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि इस एंशिएंट रेलिक का क्या इतिहास है। तुम तो इस बैनर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं ना। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जो ट्रू इमॉर्टल किंग्स की बॉडी इसमें लिपट के आई थी, जिनके ब्लड का एसेंस इसमें ऐड है, वो उनमें से एक है एंडलेस इमॉर्टल किंग और दूसरा है रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग। अब यहाँ पे इस बैटल बैनर को देखते साथ
साथ ही जो वैंग चैंगशेंग है वो रुक जाता है और कहता है कि मैं इस बैनर की सच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं आज के इस मामले को रफा दफा करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर ग्रैंड एल्डर बहुत जोर जोर से हंसते हैं और कहने लगते हैं कि ये बात कह के ना तुमने बस यहाँ पे अपना मजाक बनाया है, क्या मैं नहीं जानता कि वैंग फैमिली के ट्रू इंटेंशन क्या है। और दूसरी बात, भूल जाऊँ, हाँ भूल जाऊँ, आखिर तुम्हें यह हक दिया किसने कि तुम यहाँ डिसाइड करोगे। आज मैं यहाँ डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। अब उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट देखकर वांग चैंगशेंग कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, जिसपे वो बताता है कि बहुत आसान है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इन बेलगाम लोगों की लगाम को कसो और तुम्हारे ये जो 9 डिसेंडेंट हैं, यानी कि तुम्हारे ये जो 9 बच्चे हैं ना, इनसे कस्में खिलवाओ कि आगे से ये कभी भी हुआंग को टारगेट नहीं करेंगे। यहाँ पे उसकी बात सुनकर वांग चैंगशेंग कहता है कि क्यों ना हम इसको ऐसे कागजी तौर पर हल कर लें, हम एक अपॉलॉजी लेटर को शो करा देंगे, बस वो काफी होगा। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर को गुस्सा आता है, वो कहता है कि अच्छा मैं यहाँ पे खुद चल के आया हूँ और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कि तभी यहाँ पे जो एल्डेस्ट सन होता है वो कहने लगता है कि एक मामूली से कीड़े के लिए आप इस हद तक कैसे जा सकते हैं, आप यहाँ पे जानबूझ के आए और अब आप हमारे फादर पे प्रेशर बना रहे हैं कि वो ओथ ले। हाँ, अब ये सुनकर ग्रैंड एल्डर को बहुत गुस्सा आता है, वो इमीडिएटली अपनी पावर की औरत से उसे दूर पटक देता है और कहने लगता है कि बच्चे अभी उम्र से ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चीज हो। रही बात हुआंग की, तो तुम लोग इसके आगे कुछ भी नहीं, वो मेरा डायरेक्ट डिसाइपल है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि तुम वांग चैंगशेंग के डिसेंडेंट्स हो। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, सब पे प्रेशर डालते हुए कहता है कि मैं आज यहाँ पे कसम खाता हूँ, अगर दोबारा वांग फैमिली के किसी भी बंदे या किसी भी मेंबर ने हुआंग को परेशान किया तो मैं उस बदले की शुरुआत 9 ड्रैगन से करूंगा, एक एक करके मैं सभी को मार दूंगा। यहाँ पे उसकी बात सुनकर वांग चैंगशेंग कहने लगता है कि ठीक है, पहले हम दोनों फाइट करते हैं, जो भी हारेगा उसके मन मुताबिक चीजें होंगी। तभी ग्रैंड एल्डर कहता है कि हुआंग बताओ आखिर तुम्हें और क्या हर्ज आना चाहिए। जिस पर शीहाओ बताता है कि मैं उस पेसिफाइंग केओस आर्ट को सीखना चाहता हूँ। सुनकर 9 ड्रैगन्स यानी कि वो जो 9 बच्चे थे इनकी तो सटक जाती है और वो कहते हैं कि यार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे क्लाइंट की सुप्रीम टेक्निक को सीखना चाहते हो। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी शीहाओ से कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है, तुम उनकी फैमिली की जो उनकी पर्सनल ट्रेजर है उसे सीखना चाहते हो, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये कैसा रहेगा कि मैं बदले में तुम्हें कुछ प्रीशियस पर्पल मेंशन और हर्ब्स और इमॉर्टल मेडिसिन्स दूं। शीहाओ इस पे मान जाता है और अब हम देखते हैं कि वांग चैंगशेंग और ग्रैंड एल्डर ये दोनों आपस में बैटल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इनके अटैक की वजह से जो इनके फॉर्मेशन का हिस्सा था, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि असल में इमॉर्टल ट्रेजर्स है, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। कि देखकर वो लोग भी कहते हैं कि आखिर हमारे फादर उस पेसिफाइंग केओस आर्ट को यूज क्यों नहीं कर रहे, ऐसे तो ये जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पे उनका एक भाई कहता है कि असल में तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, ये लोग एंशिएंट इमॉर्टल ट्रेजर के जरिए से ही फाइट कर रहे हैं, बस हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके इम्पैक्ट के चलते यहाँ पर जो हमारा इतने सालों पुराना फॉर्मेशन है और जो भी ट्रेजर्स लगी हुई है वो उसके इम्पैक्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। फादर ने तो सिंगल मूव में ही 10,000 बीस्ट की पावर्स का भी किलिंग इंटेंट के साथ यूज किया है। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त बैटल चल रही थी कि वैंग चैंगशेंग एक ब्लैक होल से ग्रैंड एल्डर पे अटैक करता है, ग्रैंड एल्डर भी उससे डॉज कर जाते हैं। यहाँ पे शीहाओ अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट करते हुए इनके बीच बैटल को और अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। इसी दौरान यहाँ पे वैंग चैंगशेंग अपने व्हाइट टाइगर बीस्ट से उस पे अटैक करता है, साथ ही वो यहाँ पर अपने यिन और यांग ड्रैगन को भी समन करके उन पे अटैक करवाता है। ये देखकर ग्रैंड एल्डर भी अपनी पावर के जरिए से यहाँ पे फायर फिनिक्स को समन करते हैं, जो कि बहुत से स्पिरिचुअल बॉल से इन पे अटैक करता है, जिसके चलते स्पेस में एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है और ये लोग प्लेनेटरी लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक ऐसा स्ट्राइक वांग चैंगशेंग करता है कि जिसे देखकर यहाँ पे उसका बेटा कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी अपने एक अटैक उसकी तरफ थ्रो करके उसके स्लैश अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कि तभी वांग चैंगशेंग अपने हाथों में एनर्जी का ब्लैक होल प्रिपेयर करते हुए उसे हवा में टॉस करते हैं, जिससे बहुत से मल्टीपल एनर्जी बॉल से यहाँ ग्रैंड एल्डर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड एल्डर इन्हें डॉज करता है कि तभी यहाँ पर एंड किंग कहता है कि आखिर इनमें से जीत कौन रहा है। अब वैंग फैमिली का एल्डेस्ट सन सभी से कहता है कि चलो हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले इस कीड़े को निपटाते हैं, उसके बाद हम इस बुढ़े को देख लेंगे। अब यहाँ पे ये लोग शीहाओ पे अटैक को जाते हैं, पर शीहाओ कहने लगता है कि तुम लोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। हाँ, यहाँ पे इमॉर्टल बैनर मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम लोग इतनी घटिया हरकत कर रहे हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बैनर था इनके अटैक से शीहाओ को प्रोटेक्ट कर रहा था। कि तभी एल्डेस्ट सन कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े के पास ना ये बैनर बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे ग्रैंड एल्डर का फिगर शीहाओ के पीछे अपीयर होता है, जो कि ग्रैंड एल्डर की ही स्पिरिट का ही एक एसेंस था, और यहाँ पे वो मल्टीपल पोर्टल्स को ओपन करता है। ये देखकर एल्डेस्ट सन कहता है कि अच्छा, तो उस बुढ़े ने यहाँ पर अपना एक स्पिरिट का एसेंस भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। हाँ, मानना पड़ेगा, दिमाग बहुत है उसमें। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के इस अटैक को शीहाओ अपने अकॉर्डिंग यूज करता है। इन पे वो मल्टीपल फ्लोन से अटैक करता है, जिसके चलते ये लोग खून की उल्टियां करते हैं। अब यहाँ पे एल्डेस्ट सन कहता है कि एक बार ये बुढ़ा मर जाए, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुझे कौन बचाता है। ये कहते साथ ही वो अपने सारे भाइयों से कहता है कि चलो एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। सभी लोग
अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और शी हाओ को वो सभी घेर लेते हैं। ये देखकर शी हाओ भी कहता है कि हाँ देखते हैं कि आज कौन किस पे भारी पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों पूरी तरीके से जोश में आ चुके थे, अपने पावर्स को एक्टिवेट करते थे और बस यूं वो अटैक करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर और जो वांग चैंगशेंग है ये दोनों आ जाते हैं। वांग चैंगशेंग अपने बच्चों से कहता है कि आज के बाद वांग फैमिली इसे टारगेट नहीं करेगी, जो सुनकर इन सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूँ और खबरदार तुम में से किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग इस डील को यहाँ पे एक स्क्रैचर पे भी नोट करवाते हैं और यहाँ पे चारों जगह पे ये खबर भी फैला दी जाती है कि आज से वांग फैमिली और हुआंग के बीच में कोई भी फाइट नहीं होगी और ना ही वांग को कोई भी टारगेट करेगा और वांग फैमिली के जितने भी मेंबर्स जहाँ भी फैले हुए हैं वो सभी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे फ्रेंडली वे में पेश आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स के हर एक चप्पे चप्पे कोने कोने में ये बात फैला दी जाती है और इमॉर्टल एकेडमी से लेकर बाकी के एकेडमी में भी ये खबर जब पहुंचती है ना तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। शी हाओ के सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और आगे ये भी बताया जाता है कि वांग फैमिली ने जो पास्ट में मिस्टेक किया है ये सब कुछ बस उसी की सजा है। अब यहाँ पे मिस वैंगशी को देखकर उसकी एकेडमी के लोग उस पर हंसते हैं जिसके चलते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।